वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी को O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे हाउ द नेशनलिज्म वाज डेवलप इन यूरोप। नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है यूरोप में। फर्स्टली इट वाज इनिशिएटेड बाय द फ्रांस। पहले कहां से होता है? फ्रांस से। आप लोगों ने क्लास 9th में देखा होगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहां पे वो चैप्टर आप लोगों ने क्या करा है, छोड़ा है, द राइज ऑफ नेपोलियन। वहीं से हमें इस चैप्टर को क्या करना है, पिक करना है, द राइज ऑफ नेपोलियन। और इसमें देखेंगे हाउ द नेपोलियन केम इनटू द पावर, और उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो कैसे कैसे डेवलप होगा यूरोप में एंड फ्रांस में, और कैसे कैसे हमें देखने को मिलेंगे नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमारा जो पहला चैप्टर वो है, चैप्टर का नेम है वो क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन बाय द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग टुवर्ड्स अवर नेशन। मतलब हमारी भावनाएं किसके लिए? हमारे देश के लिए। बट अगर बात करूं एट द टाइम ऑफ 19, 17 and 18th century, at that time what does it mean by the nationalism? It means कि नेशनलिज्म का मतलब उस टाइम पे क्या था? एक नेशन स्टेट डेवलप करना। क्या? एक नेशन स्टेट डेवलप करना, एक नेशन, अपना एक देश बनाना है। नेशन स्टेट मीन्स अपना एक देश बनाना। बिकॉज उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा हमें यूरोप में, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे एम्पायर्स, जस्ट लाइक ऑस्ट्रिया, हंगरी, डेनमार्क, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इज दैट क्लियर? तो उस टाइम पे जो नेशनलिज्म का मतलब था वो क्या था? उस टाइम का नेशनलिज्म का मतलब था कि हमें हमारा एक नेशन स्टेट चाहिए, हमें हमारा एक देश चाहिए। किसके बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड कॉमन आइडेंटिटी। ये तीन चीजें इस चैप्टर में याद रखना। जब भी बात करें कि हमें नेशन स्टेट किसके बिहाफ पर बनाएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके? आपका कल्चर, लैंग्वेज एंड कॉमन आइडेंटिटी। During the 19th century, the idea of nationalism made changes in political and mental world. क्या हुआ? जब नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ तो उसमें क्या चीजें हुई? चेंज हुआ किसका? पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड इन द यूरोप। क्या देखने को मिलता है हमें? पॉलिटिकली चीजें चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो चेंजेस आते हैं किस चीज के? दे एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली क्या कर ली थी? सेटअप कर ली थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, और लोग क्या आ रहे थे? पावर में आ रहे थे। जस्ट लाइक दैट मिडिल क्लास वर इमर्जिंग। इज दैट क्लियर कि मिडिल क्लास का क्या हो रहा है? इमर्जिंग हो रहा है। जैसे ही आप लोग चैप्टर देखेंगे, चैप्टर के पेज नंबर फर्स्ट ओपन करेंगे तो आप लोग को पिक्चर दिखती है। ये पिक्चर है किसकी? कोई पिक्चर है किसकी? इट वॉज अ किसकी है? इट वॉज द पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। किसकी है? इट वॉज अ पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। सोरियो, ठीक है। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। किसकी पिक्चर है ये फ्रेडरिक सोरियो की पिक्चर है। कब बनाई थी उन्होंने? ये पेंट की थी इन 1848 में। कब की थी? इन 1848 में। अब इस पिक्चर में हमें देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है, और उसके एक हाथ में क्या मिल रहा है? एनलाइटमेंट टॉर्च है। एंड द सेकंड हैंड दैट वाज चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है? एक्ट्स मिल रहे हैं किसको? लोगों को। जो भी लोग यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं उन्हें क्या हो रहे हैं? दे आर फ्री फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है, फर्स्ट थिंग दे वर इनलाइट, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट? उन्हें क्या मिल रहे हैं? अपने चार्टर एक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर से जो एंजल्स एज वेल एज द जीसस क्राइस्ट, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या दे रहे हैं? ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ना आप लोग क्या करें? अपना एक नेशन स्टेट
डेवलप करें। और ये बहुत लंबी लाइन, देखिए बहुत ज्यादा लंबी लाइन देखने को मिल रही है कि अभी क्या यूरोपियन कंट्रीज क्या करनी है, धीरे 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 क्या हो रहे हैं, लोग इनलाइटमेंट हो रहे हैं। और सबसे पहले हमें क्या इसका मिलता है, फ्रांस का देखने को मिलता है। फ्रांस क्या है, सबसे पहले अपने आप को इनलाइट करना चाह रहा है। आगे चलते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसका आइडिया ऑफ नेशन कैसे डेवलप होता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, कि पहला जो कब हुआ 1789 में जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, वो क्या है, फर्स्ट टाइम नेशनलिज्म देखने को मिलता है। Steps taken by the French revolutionaries to create a series of collective identity among the French people। जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें क्या करा, उन लोगों ने कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी ले ली, कि हम लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट किया। देखा था हम लोगों ने कि बैस्टाइल प्लेस के ऊपर जब वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो वहां से बिलोंगिंग्स को ले जाते हैं, क्या कर रखते हैं, उन्हें अब मार्केट में सेल आउट करते हैं, एज वेल एज अपने पास रखते हैं। किस चीज के लिए, कि हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने आज रिवॉल्यूशन किया था। तो उस रिवॉल्यूशन को याद करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, बैलेंस ऑफ बैस्टाइल की चीजों को ले जाकर अपने पास रख लिया। आगे मिलेगा द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन। ला पैट्री का मतलब है क्या, ला पैट्री का मतलब है द फादरलैंड। ला पैट्री का मतलब है द फादरलैंड, और ला सिटियन का मतलब है द सिटीजन। ला सिटियन का मतलब है द सिटीजन। व्हाट डज इट मीन बाय द फादरलैंड एंड द सिटीजन? इट मीन्स कि जो जमीन है वो किससे बिलोंग करती है, दैट बिलोंग्स टू अवर एंसेस्टर्स। किससे बिलोंग करती है, द फादरलैंड मतलब हमारे पूर्वजों की है, और हम यहाँ के क्या है, सिटीजन है। इट मीन्स कि अब से ये जो लैंड है, बेसिकली इट बिलोंग्स टू अस। न्यू फ्रेंच फ्लैग, तो सबसे पहले क्या करा गया, जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया सबसे पहले। जब तक फ्लैग नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि हमें हमारा क्या चाहिए, एक नेशन स्टेट चाहिए। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। उसे क्या कर दिया गया, स्टेट जनरल असेंबली को रीनेम कर दिया गया एज अ नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन, क्या नए नए क्या सॉन्ग्स हिम्स बनाए गए, ओथ ली गई कि अब क्या होगा, हम मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश, जितनी भी इंटरनल क्या थी, जो कस्टम ड्यूटीज थी एज वेल एज क्या बचे हुए थे, जो ड्यूज पेंडिंग थे, उन्हें क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। मतलब इट मींस कि अब कोई भी ड्यूज वगैरह या इंटरनल ड्यूटीज वगैरह नहीं रहेंगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर क्या करा, इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज, और जितने पूरे फ्रांस में द फ्रेंच लैंग्वेज बिकम द कॉमन लैंग्वेज। जब नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होता है तो बेसिकली तीन चीजों की वजह से होता है। सबसे पहला लैंग्वेज, सेकंड कल्चर एंड कॉमन आइडेंटिटी। ये तीन चीजें बच्चे हमेशा याद रखना, क्या, लैंग्वेज, कल्चर एंड कॉमन आइडेंटिटी। इट मींस कि हमारी सेम लैंग्वेज है, सेम हमारा क्या है, हमारे सराउंडिंग्स का कल्चर है, और हमारी सेम क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल कर रही हैं, इट मींस कि हमें क्या चाहिए, हम हमारा एक नेशन स्टेट डेवलप करेंगे। और ये बात कब की हो रही है, ये बातें हो रही हैं आपकी 19वीं सेंचुरी की और लेट 18वीं सेंचुरी की। नेपोलियन बोनापार्ट, ये पिक्चर दिख रही है आपको, दैट वाज अ फिगर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, अब आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा कि आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब एंड देन द डायरेक्टरी रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर द डायरेक्टरी रूल क्या होता है, नेपोलियन पावर में आता है। क्योंकि पॉलिटिकल क्या आएगी, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815, कब, जब डायरेक्टरी का डाउनफॉल होगा 1799 में, और अप टू द 1815 रूल करेगा कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। गेन एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट काउंसिल। डायरेक्टरी के बाद पहला काउंसिल बनाने के बाद कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर को क्या कर लेगा, ये अपने हैंड्स में रख लेगा। अब से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ऑल ओवर द फ्रांस।
Civil Code of 1804 and the Napoleon Code, the most important topic of this portion, क्या सिविल कोड, एंड सिविल कोड इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड कहा जाता है, जो कब आया था 1804 में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में भी एज वेल एज आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। और कई बार अगर हम देखें कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों देखें तो इट बिकम्स द 5 मार्क का क्वेश्चन। सो बी ध्यान से सुनिए इसको। इक्वालिटी बिफोर द लॉ वॉज एस्टैब्लिश, सबसे पहले क्या करा, जैसे ही आया पावर में क्या दे दिया, इक्वालिटी दे दी। भैया सब लो इक्वालिटी, क्यों? क्योंकि राजा को क्यों हटाया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी देनी है तो सबसे पहले क्या दिया, इक्वालिटी लीजिए। आफ्टर दैट सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अब क्या है, इक्वालिटी दे दी, तो जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के बाद प्रॉपर्टी थी उसे खत्म करो कि अब फ्यूडल लॉर्ड्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबके पास अपनी अपनी क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को क्या किया, सिंप्लीफाइड किया। एट मींस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसको क्या किया, प्रॉपर किया, ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट को रन कर सके इन अ प्रॉपर वे। अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म, व्हाट डज इट मीन बाय द फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म? फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जो हमें जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते हैं, उसी तरह वहाँ पे यूरोप में जो होते हैं वो फ्यूडल से होते हैं, जिसे हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे जमींदारी कह जाती है, जमींदार सिस्टम को जमींदारी कह देते हैं, तो वहां पे ही फ्यूडल्स को क्या कहा जाता है, फ्यूडलिज्म का। बट देयर आर सम डिफरेंसेस, थोड़े बहुत डिफरेंस है, बट आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमें इसमें क्या मिलेंगी, दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगी। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनुअल ड्यूज, सर्फडॉम मतलब जो बंधुआ मजदूर होते थे, और मैनोरियल ड्यूज, जो मैनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, दे वर हेड ऑफ अ मैनोरियल। मैनोरियल जस्ट लाइक एक विलेज, उस एक विलेज का जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता था, एक फ्यूडल लॉर्ड होता था, और पूरे एक विलेज को क्या कहा जाता था, एक मैनर कहा जाता था। और उस मैनर के जो ड्यूज बचते थे उन्हें क्या कहा जाता था, मैनोरियल ड्यूज कहते थे। तो इसमें क्या कहा गया कि मैनोरियल जो ड्यूज थे उनसे भी फ्री कर दिया, एंड द सर्फडॉम, जो बंधुआ मजदूर हमें देखने को मिलते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, कि अब कोई भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट जनरेट करेगा तो कहीं ना कहीं रोड्स का डेवलपमेंट होगा, और रोड्स का डेवलपमेंट होगा तो ट्रेड होगी। अब जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हो प्रेजेंट डे में, जस्ट लाइक इंडिया में नितिन गडकरी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले हमें क्या करा कि रोड्स को डेवलप किया। जितने ज्यादा हम रोड्स डेवलप करेंगे उतना ज्यादा हमारी क्या होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, ट्रेड होगा, और जितना ज्यादा ट्रेड होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, उतनी ही हमारी कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। तो उसी तरह नेपोलियन ने सबसे पहले आते क्या करा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि अगर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे। नेपोलियन टुक अवे द पॉलिटिकल फ्रीडम, ये क्या है, दीज वर द, क्या है, ये हम लोगों ने जो देखे अब तक, ये क्या थे, दे वर नोन एज द एडवांटेजेस। ये क्या है, एडवांटेजेस थे, और ये क्या है, हमारे डिसएडवांटेजेस। ये क्या है, हमारे डिसएडवांटेजेस। क्या क्या है, नेपोलियन टुक अवे द पॉलिटिकल फ्रीडम, क्या कर लिया, सबसे पहले जैसे ही काउंसिल में आया, सबसे पहले क्या कर लिया, उन्होंने अपने जो वो थे पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी लोगों की, उसको छीन लिया गया, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। आफ्टर दैट इंक्रीज टैक्सेस को बढ़ाया, जो टैक्सेस लुइस 16 नहीं बढ़ा पाया, वो किसने बढ़ा दिए, आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने, इस व्यक्ति ने। इम्पोज सेंसरशिप, क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। एंड फोर्स पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, क्या कर दिया, लोगों को फोर्स करने लगा, किस चीज के लिए, फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए। होता क्या है बेसिकली, जब नेपोलियन पावर में आएगा, जैसे ही नेपोलियन पावर में आता है और ये सारा 1804 का कोड लेके आएगा, तो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अच्छा हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, बढ़िया बात है, नेपोलियन वाह वाह क्या बात है, मौज कर दी हमारी। तो अब क्या होगा, अब नेपोलियन ने ये चीजें तो ले आया, बट
इकोनॉमी सुधारनी है उसको। इकोनॉमी सुधारने के लिए क्या करेगा, एट दैट टाइम एग्रीकल्चर था, और या फिर हम क्या कर सकते थे, एक दूसरे स्टेट के जो आपका नेशन है या दूसरा एम्पायर उसके ऊपर वॉर कर दें, और वॉर करने के बाद क्या होगा, उसके रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकते थे। तो वही चीज किसने करी, नेपोलियन ने करी। तो नेपोलियन क्या करेगा, नेपोलियन अटैक कर देगा किसके ऊपर, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया एज वेल एज डेनमार्क के ऊपर। तो उनके ऊपर जब वॉर करेगा, उनसे जब वॉर करेगा तो कहीं ना कहीं उसे क्या होगा, क्या चाहिए उसको, पैसे चाहिए वॉर लड़ने के लिए। तो उसने क्या करा, टैक्सेस को इंक्रीज करा, पहली चीज। दूसरा, फोर्स पीपल टू द जॉइन फ्रेंच आर्मी, लोगों को फोर्स करा कि हमें क्या चाहिए, लोगों को कि फ्रांस आर्मी में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब वहां पे वॉर हो रहा था, वॉर के दौरान क्या होते, सोल्जर्स की डेथ हो रही थी। अगर डेथ हो रही है तो उसे सोल्जर्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं से फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट वॉज इम्पोज सेंसरशिप। What does it mean by the censorship? Censorship का मतलब है चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, कि कुछ भी अगर आप लेके आओगे, कुछ भी प्रिंट करोगे, कुछ भी करोगे, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आप सभी मूवी देखते होंगे, कोई भी मूवी जो हमारी नई आने वाली होती है, उस मूवी को सबसे पहले सेंसर बोर्ड देखता है। और वो सेंसर बोर्ड क्या करता है कि क्या चीजें इसमें हमें कट करनी है, क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, या क्या पोर्शन हमें इसका रिमूव करना है, या एज इट इज रखनी है, या फिर ये अडल्ट है या यूनिवर्सल है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, दैट ऑल वर डन बाय द किसके, सेंसर बोर्ड के। और वो जो सेंसर आया है वो सेंसरशिप से ही आया, कि सबसे पहले उनसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, भैया परमिशन लीजिए, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इसमें चीजों को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म कहां आ गया, फ्रांस में आ गया, किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के। अब कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को लोग क्या करेंगे, यूरोप में भी लेके जाना है। बेसिकली जब फ्रांस, उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने जब अटैक किया था, तो उसके बाद जहां भी यूरोपियन आर्मी जाती, सॉरी फ्रांस की आर्मी जाती थी, तो वहां पे लोग क्या करते थे, वेलकम करते थे, और क्या करके, बिगुल बजाकर क्या करते थे, वेलकम करते थे, कि देखो हमारा सेवियर आ लिया है, हमें बचाएगा किससे, मोनार्की सिस्टम से। बट उन्हें नहीं पता था कि ये क्या करेगा, उन लोगों को अपने अंडर लेके कहीं ना कहीं फोर्सफुल टैक्स इंक्रीज करेगा, आर्मी में भर्ती करेगा, सेंसरशिप लगाएगा, उनके पॉलिटिकल राइट्स ले लेगा। बट यूरोपियन जो लोग थे आउट ऑफ द फ्रांस, वो क्या कर रहे थे, उसे वेलकम कर रहे थे। जहां भी फ्रांस आर्मी जाती थी वहीं पे उसका क्या होता था, वेलकम होता था। No nation state were in Europe because of not common identity और culture। कोई भी एक common identity और culture नहीं थी, तो कोई भी nation state नहीं मिलता था पहले। सिर्फ क्या थे, empire। जैसे दिख रहा है, this was Austria, France, Hungary, ईस्ट गैलिशिया, बोहिमिया, स्लोविया। तो ये सारे क्या, द हैंसबर्ग एम्पायर, ये सारे क्या हैं, एम्पायर्स मिलते थे कहाँ, यूरोप में। बाद में क्या होता है, बाद में ये इन एम्पायर्स की जगह नेशन स्टेट की डिमांड होने लगती है। पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो लोग अलग अलग रीजन्स में रहते थे वो क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। दैट ऑल्सो वॉज द रीजन ड्यू टू विच क्या होता है, हमें यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, गैक्लिया स्पोक पॉलिश। तो अब देखिए हंगरी जो एक एम्पायर है, हंसबर्ग जो हंगरी जो हमें ये वाला है, ये जो एम्पायर है बेसिकली दिस एम्पायर, इसी के अंदर हमें तीन तरह की लैंग्वेज देखने को मिलती है जो लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। इट मींस कि कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, सब क्या कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज। इसी वजह से ये क्या था, एक एम्पायर था। और नाउ दे डिमांडेड फॉर देयर नेशन स्टेट। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। What does it mean by the aristocracy? Aristocracy class means the richer people. क्या, the wealthy people, जो अमीर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, aristocracy कहते हैं। And the new middle class, what does it mean by the new middle class? 9th क्लास में भी देखने को मिला होगा आप लोगों को, the emergence the aristocracy class and service as the end of the privileges of मिडिल क्लास।
तो ये क्या है, कहीं ना कहीं 9th क्लास से भी ये चैप्टर रिलेटेड है। होता क्या है आपको, जस्ट लाइक एक आपकी अगर देखा जाए हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। 3 पार्ट में डिवाइड थी। तो फर्स्ट में कौन होता है, क्लर्की, सेकंड में नोबल्स, और थर्ड में आपके बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लैंडलेस लेबर आ जाएगा, पीसेंट्स आ जाएगा, बिजनेसमैन आ जाएंगे, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है वो आ जाएंगे। तो वो कौन आता है, वो थर्ड स्टेट में आते हैं। नाउ द मिडिल क्लास वर इमर्जेस फ्रॉम थर्ड स्टेट। कहां से इमर्ज होगा, थर्ड स्टेट से। और थर्ड स्टेट में भी कौन लोग, वो लोग जो क्या हैं, जो थोड़े से अमीर हैं, तो वो टर्न आउट हो जाएंगे किधर की तरफ, ट्रेड की तरफ। किधर हो जाएंगे, नाउ दे टर्न इनटू द ट्रेड की तरफ टर्न आउट हो जाएंगे। अब जब ये ट्रेड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वेल्दी पर्सन हो जाएंगे। ट्रेड की वजह से क्या हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे। और वेल्दी होने से दे क्रिएट अ न्यू क्लास विच वन नोन एज द न्यू मिडिल क्लास। उसे क्या कहा जाएगा, उसे आप कहेंगे एक न्यू मिडिल क्लास। इज दैट क्लियर? उसे क्या कहा जाएगा, एक न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस होना। एरिस्टोक्रेसी, द लैंड ओनिंग क्लास। कौन, जो जैसे अभी मैंने बताया क्या, जिसके पास क्या हो, जमीन हो। स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय द टाइज एंड मैरिजेस। क्या करेंगे, जो लोग फ्रांस बोलते हो, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हो, उनके साथ ही ये क्या करेंगे, मैरिज टाइज वगैरह करेंगे। न्यूमेरिकली आ स्मॉल ग्रुप, एक बहुत छोटा सा ग्रुप होगा फैमिली का। पीजेंट्री, जो आपकी वो मिलते हैं थर्ड स्टेट में। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा क्या पॉपुलेशन किसकी मिलती है हमें देखने को, पीजेंट्स की। अब उनका डेवलप, जो पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी, ट्रेडर्स की थी, नाउ दे टर्न इनटू द मिडिल क्लास। द न्यू सोशल क्लास इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, न्यू सोशल क्लास का इमर्जेंस होगा। किसका, न्यू सोशल क्लास का इमर्जेंस होगा विद द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। कि वो जो आपकी जो ये लोग हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास, वो क्या करेंगे, सोशल इमर्जेंस होगा। और क्या होगा, इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। कमर्शियल क्लास का मतलब है कि वो लोग जो ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। क्या करें, ट्रेड वगैरह करें, क्योंकि अब पीजेंट्स से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ट्रेड करिए, ट्रेड में ज्यादा पैसा है, तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ दे बाय द टर्न, ये क्या हो जाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे, दे टर्न इनटू द मिडिल क्लास। एजुकेटेड क्लास विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म गेन पॉपुलरिटी। एजुकेटेड क्लास, इट मींस जब ये ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आपको ट्रेड करने कहां जाना है, आपको अमेरिका जाना है, इंडिया आना है, चाइना जाना है। अगर आपको ट्रेड करने जाना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन गेन करनी पड़ेगी। या वहां पे जब आप जाएंगे तो उनके कल्चर का एक्सचेंज होगा। और हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। जब अमेरिका आजाद हो चुका है तो कहीं ना कहीं जो आइडिया थे किस चीज के, फ्रीडम के, राइट्स के, वो लोगों के अंदर जो साइकोलॉजी होगी उसे चेंज करेगा। और वो लोग जब साइकोलॉजी वहां चेंज होगी तो वो चीजों को इंप्लीमेंट करना कहां चाहेंगे, अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। व्हाट डिड लिबरल्स एंड नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब इन लिबरल्स, जो लिबरल्स थे, व्हाट डज इट मीन बाय द लिबरल्स। लिबरल्स मतलब जो एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं, जो इक्वालिटी के लिए बात करते हैं। लिबरल्स स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। सभी को क्या, इंडिविजुअल को इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसको, सभी को, एज वेल एज इक्वालिटी फॉर बिफोर द लॉ, कि हमें क्या, सबको इक्वल, समान रखना है। द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड डिनाइड प्रिविलेजेस। क्या, एरिस्टोक्रेसी क्लास का क्या करना है, हमें खत्म करना है, एज वेल एज प्रिविलेजेस को भी क्या करना है, बैन करना है। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, कि हमें एक क्या बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है, कैसी, जो कि क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगी, किसमें, पार्लियामेंट में। जैसे मैंने अभी बताया था कि जब आप ट्रेड करने कहां जाएंगे, ट्रेड करने जब आप
अमेरिका जाएंगे तो वहां का कल्चर देखेंगे, और अमेरिका आजाद हो चुका है तो वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो लोग क्या करते हैं, दे डिमांडेड देयर पार्लियामेंट, कि हमें भी क्या चाहिए, हमारे फ्रांस में हमारा पार्लियामेंट चाहिए। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolished state imposed the restriction on the movement of goods and capital. इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो लिबरल्स क्या चाहते थे, जो उनकी चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जो टैक्सेस लग रहे हैं, उन टैक्सेस वगैरह को क्या कर दिया जाए, जो है उन्हें सब चीजों को हटा दिया जाए। उसी की एक स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि जब ये लोग फ्रांस के अंदर टैक्स देते थे, जब ये चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, ट्रेड करने जाते थे, तो विद इन अ फ्रांस इन्हें क्या करना पड़ता था, 11 टाइम्स, क्या 11 टाइम्स क्या देते थे, ये टैक्स देते थे, किसके अंदर, फ्रांस के अंदर, जो कि कितना होता था, एवरी टाइम 5%, कि हर बार कितना, 5% टैक्स देंगे। इट मींस कि अगर किसी की कॉस्ट 100 रुपीज है, नाउ इट बिकम्स 150 रुपीज आफ्टर टैक्सेशन सिस्टम। अब जिसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी बचाना चाहेगा, तो वो टैक्सेस, इस टैक्सेशन सिस्टम को क्या करना चाह रहे थे कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और एक सिंपल टैक्स सिस्टम लेके आए। तो उसका जो आउटकम आता है वो आता है आपका जुलुविरियन एबॉलिशन द टैरिफ्स बैरियर, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज to 2 and promoted a new network railways to stimulus body। एक जुलुविरियन वो होता है 1834 में, कब, 1834 में जुलुविरियन में ये लोग क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं कि अब से इन्हें क्या, टैक्स जो जितने 11 टाइप्स ऑफ जो टैक्स दे रहे थे उस सबको खत्म कर दिया जाएगा और एक सिंगल टैक्स दिया जाएगा, ना कि अलग अलग जगह। जस्ट लाइक कि जैसे हमारे यहाँ जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी क्या है, ऑल ओवर इंडिया कहीं चले जाइए हमें सिमिलर जीएसटी देखने को मिलेगी। बट बिफोर द जीएसटी अगर हमारे टैक्सेशन सिस्टम को देखें तो बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे वैट लगता था, ठीक है, सर्विस टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगता थे, ठीक है, आपके जो है अलग सैलरी के ऊपर भी सर्विस टैक्स वगैरह लगते थे, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगते थे। बट आज क्या है, हमारा सिंगल एक टैक्स है, जीएसटी एंड सीजीएसटी। तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते थे बिफोर द आपके जीएसटी। उसी तरह यहाँ पे भी 11 टाइम्स ऑफ टैक्स लगते थे। नाउ जुलुविरियन ने क्या कर दिया कि अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही टाइम लगेगा, सिंगल टैक्स लगेगा, इससे ज्यादा हमें अब टैक्स नहीं लगेंगे। New conservatism after 1815। New conservatism, what does it mean by the new what does it mean by the conservative? Conservative का मतलब होता है रूढ़िवादी लोग, जो पुरानी सोच के हों। जैसे हम कहते हैं अरे ये तो पुरानी सोच का है, इनकी तो सोच ही ऐसी है। जैसे आज की जनरेशन बहुत ज्यादा करती है कि पेरेंट्स ने कुछ कहा और क्या कह दे, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी कहते हैं। या कोई रिलेटिव आ जाए और वो आपसे कहे कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, कहते अरे इनकी तो पुरानी सोच है, छोड़ो इन्हें। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कहते हैं, रूढ़िवादी लोग कहते हैं। बट अब मैंने देखा कि यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, क्या है, न्यू। व्हाट डज इट मीन बाय द न्यू? न्यू का मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, रूढ़िवादी तो हैं बट न्यू, एक नया अपडेशन आया। कैसा अपडेशन, वो देखते हैं हम। Believe the establishment institution of a state society should be preserved with the changes initiated by the Napoleon। Basically कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया था, मोनार्की सिस्टम वगैरह खत्म हो गई थी, चीजों को चेंजेस कर दिया था। अब दोबारा से जब 1850 में वॉर होता है तो 1815 के वॉर के बाद क्या चीजें देखने को मिलती हैं, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना चीजें डेवलप होती हैं। और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या है, हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं क्या, कि दोबारा से वो लोग क्या करेंगे, मोनार्की सिस्टम को लेके आएंगे। और मोनार्की सिस्टम में भी सबसे पहले क्या लेके आते हैं, बोनबोन डायनेस्टी को लेके आते हैं। किसको, बोनबोन डायनेस्टी। तो सोसाइटी टू प्रिजर्व विद द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन। इसका मतलब पुराने मोनार्की सिस्टम को तो लेके आएंगे बट उसके साथ क्या करेंगे, वो चेंजेस जो हमारे नेपोलियन ने किया है उन्हें हम अपने साथ ही क्या करेंगे, इनिशिएटेड। बट उन चेंजेस को जो हमारे बेनिफिट के लिए है, वो चेंजेस नहीं जिनसे हमारे क्या हो,
लॉस हो रहा है, नहीं, वो चेंजेस जिनसे हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो उन चेंजेस को ही एक्सेप्ट हमें क्या क्या करना है। तो 1815 में क्या होता है, एक वो होता है वॉर होता है, किस किस के खिलाफ, फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ, आपका फ्रांस होगा, डेनमार्क होगा, एज वेल एज आपका ऑस्ट्रिया होता है। जब इनका वॉर होता है और इस वॉर में क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। आफ्टर दैट एक कांग्रेस मीटिंग बुलाई जाती है, जिसे होस्ट कौन करते हैं, ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और वहां पे एक ट्रीटी होती है वियना में इन 1850, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसे हम लोग देखते हैं। बोनबर्न डायनेस्टी वाज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस। बोनबर्न डायनेस्टी क्या करती है, पावर को रिस्टोर करती है फ्रांस में। सबसे पहले कि बोनबर्न डायनेस्टी को रिस्टोर कर दीजिए, कहां पर, फ्रांस में, ट्रीटी ऑफ वियना में। अ सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द फ्रांच बाउंड्री, सेंस ऑफ स्टेट क्रिएटेड अ फ्रेंच बाउंड्री टू प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि अब हमें क्या बनाना है, फ्रांस के चारों तरफ ऐसी फेंसिंग कर देनी है कि फ्यूचर में फ्रांस क्या करे, अगर एक्सपेंड होना भी चाहे तो फिर भी वो एक्सपेंड नहीं हो, जहां है वहां ही रहे। इसका मतलब जस्ट लाइक कि ये फ्रांस है, इसको चारों तरफ से क्या कर लिया गया, घेर लिया गया, अलग अलग आपस में डिवाइड कर लिया गया, कि अब क्या है, ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। जर्मन कन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट में उसने कन्वर्ट कर दिए थे, उन्हें क्या कर दिया था, अनटच रखा, कि नहीं, वो एज इट इज रखिए। मेन इंटेंशंस वर टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। मेन काम क्या था कि भैया मोनार्की सिस्टम को वापस ले आइए। हमें क्या है, अगर यहाँ पे फिर से डायरेक्टरी रूल या कोई दोबारा से एक डिक्टेटर आया तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे दोबारा से मोनार्की सिस्टम ले आइए, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को दोबारा ना मिले। नेक्स्ट है द रिवॉल्यूशनरीज। व्हाट डज इट मीन बाय द रिवॉल्यूशनरीज, विद्रोही नहीं, ये कौन है, लिबरल्स हैं। कौन से लिबरल्स, जो हमने अभी देखने को मिले थे, कब, जो अपने क्या चाह रहे थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे। नाउ दे टर्न इनटू द रिवॉल्यूशनरीज। और इन्हें हम रिवॉल्यूशनरीज क्यों कहते हैं, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार होगी, डिफीट होगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे, और वो क्या होंगी, पूरे यूरोप में फैली होंगी। वो फ्रांस में भी होगी, इटली में भी होंगी, आपके यूरोप में भी, आपके जैसे हम लोग को देखेंगे बाल्कन्स नेशन, वहां पे मिलेगी, और ग्रीक में भी देखने को मिलेगी। और इन जो आपकी हमारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इनकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, कि यूरोप में नेशन स्टेट का डेवलपमेंट। Accompaniment to the opposed monarchical forms that has been established after the Vienna Congress, कि जो वियना कांग्रेस है उसके खिलाफ इन्हें मोनार्कियल सिस्टम जो बना लिया, उसके खिलाफ इन्हें क्या करने हैं, मूवमेंट्स करने हैं। एंड टू फाइट द लिबर्टी एंड फ्रीडम, किसके लिए लड़ना है, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। हमें आजादी चाहिए भैया, और कुछ नहीं, जो हमारा पहले आजादी थी वही हमें फिर से चाहिए। गुसिपी मैज़िनी, ये वर्ड नेम जरूर याद करना, आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुसिपी मैज़िनी, उसका आंसर भी इसमें मिल जाएगा कि गुसिपी मैज़िनी कौन था। गुसिपी मैज़िनी बेसिकली इनिशिएटर था, किस चीज के लिए, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ किसका, इटली का, फॉर द नेशन बिल्डिंग ऑफ द इटली। कब बॉर्न हुआ, 1807 इन जिनेवा। अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ Carbonari, founded young Italy in Marseille and young Europe in Berne। 1 मार्क का क्वेश्चन है दोनों, जो कई बार आपके सीबीएसई ने मुझे, यंग इटली इन Marseille and young Europe in Berne, दो क्या है, दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई हैं, किसके द्वारा, आपके गुसिपी मैज़िनी के द्वारा, कि दो सीक्रेट सोसाइटीज किसमें, यूरोप में बनाई है। वो क्या करेंगी, वो आगे चल के नेशंस के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, नेशन के मेकिंग ऑफ नेशंस में हेल्प करेंगी। बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू द रिपब्लिक, मतलब कि उसे क्या करना है, इटली का यूनिफिकेशन करना है, और वो क्या होगी, आने वाले समय में रिपब्लिक भी होगी। द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन 1813 टू 1848। अब आगे हम देखेंगे कि एक टाइम पीरियड आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। कब से कब तक, 1830 से 1848। अभी हम कहां तक थे, 1815 तक के देखा था,
तो 15 से जो 1830 के जो 15 ईयर का गैप है, वहां पे सीक्रेट सोसाइटीज का डेवलप हुआ और उन सीक्रेट सोसाइटीज ने चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कि अब हमें 1830 से 1848 तक कंटिन्यूअसली रिवॉल्ट मिलेंगे, रिवॉल्यूशन मिलेंगे। कहां पर? यूरोप में। In July 1830, Bourbon king of France were overthrown and a constitutional monarchy was established. क्या होगा कि जो बॉर्बन किंग बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, उसे हटा दिया जाएगा और क्या कर लिया जाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाएगी। Belgium broke away from the United Kingdom of Netherlands and it becomes as a Belgium nation. Basically अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसे इस तरह से देखिए, क्या होता है? एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, एक तो हो गया हमारा जुलाई में और दूसरा हमारा क्या हो गया? ग्रीक। ठीक है, जुलाई भी अब हमें क्या है? दो पार्ट में देखने को मिलेगा। एक तो कहां मिलेगा हमें? फ्रेंच, और दूसरा हमें कहां देखने को मिलेगा? बेल्जियम। ठीक है, एक फ्रेंच में देखने को मिलेगा, दूसरा कहां मिलेगा? बेल्जियम। तो ये कब की बातें हो रही हैं? ये बातें हो रही हैं 1830 की। ये जो रिवॉल्यूशन है 1830 में होता है, एक जुलाई रिवॉल्यूशन और एक आपका ग्रीक रिवॉल्यूशन। जुलाई में भी दो होंगे, एक तो फ्रांस का होगा और दूसरा बेल्जियम। फ्रांस में क्या होता है कि जो मोनार्की सिस्टम था जिसे सेटअप कर लिया गया था, उसे ओवरथ्रोन कर दिया। और बेल्जियम में क्या होगा? बेल्जियम वाज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था और अब यूनाइटेड ऑफ नीदरलैंड से क्या कर दिया जाएगा? अपने आप को फ्री करा लेगा, एज अ नेशन स्टेट बना लेगा। ठीक है, ग्रीक क्या था? एक अलग, अगर हम ग्रीक देखें तो अगर आप लोग देखें कि हमारा जो वर्ल्ड मैप होता है उसका सेंटर अगर हम लेते हैं तो दैट वाज अ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के अंदर आपको यहाँ पे इटली मिलेगा, ऊपर यूरोप मिलता है, नीचे ऐसे फ्रांस मिलेगा, और उसमें आपको रोम कहाँ मिलेगा? सॉरी, ग्रीक कहाँ मिलेगा? यहां पे देखने को मिलेगा, जो कि ओटोमन एम्पायर जो फैला हुआ था उसका पार्ट था। नाउ ग्रीक बिकम अ इंडिपेंडेंस। वो 1821 से क्या कर रहा था? अपनी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ आफ्टर द जो वियना वॉर के बाद वो अपने आप को फ्रीड कराना चाहता था 1821 से। फाइनली 1830 में यहाँ पे क्या होगा? रिवोल्ट होगा, और 1832 में इट वाज फ्रीड बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के थ्रू ये क्या हो जाएगा? अपने आप को एक सेपरेट नेशन स्टेट एस्टैब्लिश कर लेगा। तो दैट वाज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रॉम 1830। देखते हैं, बॉर्बन फ्रांस मोनार्की हो गया, दूसरा बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अपना सेपरेट हो गया। नाउ ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, स्ट्रगलिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ता है, नाउ इट बिकम द इंडिपेंडेंस। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंस नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि कब होती है? आपकी 1832 में, और उसमें क्या हो जाएगा? अपने आप को सेटअप कर लेगा एक नेशन स्टेट में। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक वर्ड आया तो बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड होते हैं, भाई रोमांटिक वर्ड आ गया। बट द रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिक हम आज जो इमेजिन करते हैं, दैट नॉट वाज द रोमांटिक एट द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी। उस टाइम का जो रोमांटिक था, वो जो आज हम लोग रोमांटिक सोचते हैं, वो रोमांटिक नहीं था। उस टाइम का रोमांटिक था कि हमारा नेशन स्टेट, द फीलिंग टुवर्ड्स अवर नेशन, द फीलिंग टुवर्ड्स अवर नेशनल सॉन्ग्स, द फीलिंग टुवर्ड्स अवर, किसके लिए? जो हमारे क्या हो? नेशनलिज्म की भावना डेवलप करे। तो उस टाइम पे हमने देखा कि अभी तक जो वॉर हो रहे थे, नेपोलियन ने वॉर करे, वॉर के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था। बट कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ वॉर के थ्रू हम नेशनलिज्म डेवलप नहीं कर सकते, वी ऑल्सो डेवलप द नेशनलिज्म थ्रू द फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, थ्रू द फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। कि रोमांटिसिज्म के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? लोगों के अंदर फीलिंग डेवलप कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर
नेशन, कि हमारे नेशन है ये। A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment, criticize the glorification reasons and signs, focus instead of emotion, intuition, mysterious feeling। क्या करना है कि ये अगर देखे, अगर रोमांटिसिज्म का मतलब पूछा जाए तो सिंपली क्या कहना है, अ कल्चरल मूवमेंट। क्या? एक कल्चरल मूवमेंट जिसके थ्रू लोगों के अंदर फीलिंग को क्या करा जा रहा है, डेवलप करा जा रहा है, कि लोगों के अंदर क्या आ रही है, भावना आ रही है, किसके लिए, अपने देश के प्रति। German philosopher Johann Gottfried Herder tried to discover culture among common people through the folk songs, याद रखना, folk songs, folk poetry and the folk dances। अलग अलग तरीके से अपने पुराने जो तौर तरीके थे, अपने पुराने जो सॉन्ग्स थे, अपने पुरानी पोइट्रीज और अपने पुराने जो डांसेस थे, कल्चर था, उस सब को लेकर रिवाइव कर कर लोगों को कनेक्ट करने लगे कि अरे भैया हमारा तो ये कल्चर है, हमें क्या चाहिए, हमें हमारे कल्चर के प्रति फीलिंग डेवलप करनी है, ये तो हमारा नेशन है, हमें इसके प्रति क्या करना है, जागरूक रहना है, हमें हमारा देश चाहिए, हमें फीलिंग डेवलप करनी है अपने किस चीज के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए। हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट, जो 1830 था उसमें रोमांटिसिज्म भी मिलता है, एज वेल एज उसी टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, हंगर, हार्डशिप एंड द, व्हाट डज इट मीन बाय द हंगर, हंगर मतलब भुखमरी, हार्डशिप मतलब कठिन टाइम, और उसी टाइम पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, रिवॉल्ट मिलेंगे। द मोस्ट कंट्रीज देयर वर सीकर्स जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, क्या था, लोग बहुत ज्यादा जॉब्स की सर्च में कहां आ रहे थे, अर्बन एरियाज में आ रहे थे। बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी है, क्या होता है कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन एंड यूरोप, वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, और इंडस्ट्रीज के आने से क्या होगा, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, जो रूरल एरियाज में वर्क करते थे, वीवर्स वगैरह, उनका वर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नाउ दे आर अनएम्प्लॉयड, अगर वो अब अनएम्प्लॉयड है तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि क्या है, जो सिटीज है वहां पे फैक्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो दे मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरिया। और जब लार्ज ऑफ अमाउंट क्या होंगे, जब लार्ज ऑफ अमाउंट वर्कर्स मूव फ्रॉम कहां से, रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज जाएंगे, तो वहां पे स्लम्स डेवलप होंगे, स्लम्स डेवलप होंगे। अब फैक्ट्री एक है, वर्कर 200 चाहिए, वर्कर 500 आ गए, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा कि जो वेजेस में कटौती देखने को मिलेगी, कि भैया ठीक है हमें तो 200 वर्कर चाहिए, यहाँ तो 500 लाइन में। कोई कहेगा कि ठीक है मैं 200 रुपए में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं 150 में, कोई कहेगा मैं 100 में चला जाऊंगा। तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, जो 100 में है उसको ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, लोगों के आपस में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहे हैं, और वेजेस क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। अब 100 में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ ना मिले तो कम से कम 100 रुपए तो मिल जाए, जिससे वो अपना क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रही है, हार्डशिप मिल रही है लोगों के बीच में। और जब हार्डशिप आएगी तो भुखमरी भी देखने को मिलेगी। वो कैसे, फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज लिव द ओवरक्राउड स्लम्स, माइग्रेट होते हैं कहां से, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, और सिटीज में क्या है, ओवर क्राउडेड होगा और स्लम्स डेवलप होंगे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म टाउन एंड कंट्री। बैड हार्वेस्ट, और उसी के टाइम पे फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या थे, बैड हार्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो क्रॉप वगैरह है वो फेल हो जाती है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोड्यूस जब अच्छा नहीं होगा तो लोगों में सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को खाने को चीजें नहीं मिलेंगी। In 1848, the population of Paris came out on the roads. The Louis Philippe was forced to flee to National Assembly, proclaims एंड रिपब्लिक। क्या होता है, 1848 में पॉपुलेशन जो है पेरिस की वो कहां जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी, और लुइस फिलिप्स को क्या कह देगी, हटो अब हम नेशनल असेंबली प्रोक्लेम करेंगे एज अ रिपब्लिक। कि जो मोनार्की सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, अब कोई मतलब नहीं है, तुम राजा बने हो, तुम्हारी वजह से चीजें हुई हैं, हमें नहीं पता, हमें तो हमारा क्या चाहिए, दोबारा से वापस एक रिपब्लिक नेशन चाहिए। कि मोनार्की तो चाहिए नहीं, हटाओ, इससे तो परेशान आ चुके हैं। पहले मोनार्की आई, उसने यही हाल करा, फिर से मोनार्की आई, फिर से वही हाल, तो इसे तो क्या करना है, भगा दो भैया, हमें नहीं चाहिए इसको। तो इन 1845
वेवर्स एंड द सिलीशिया लैडर रिवॉल्व्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। ये एक स्टोरी है, आप हम लोग की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। एक्चुअली एक सिलीशिया एक जगह है यूरोप में, वहां पे वीवर्स जो हैं रिवोल्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहां पे वीवर्स को वर्क मिलता था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क मिला है वीवर्स को, तो जो वो है सिलीशिया का जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो वेजेस इतने कम कर देगा कि लोग एक समय का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। भाई अब तो हद होगी, इसने तो हद पार कर दी, और लोग क्या करेंगे? उसे मारने दौड़ पड़ेंगे। और जैसे ही वो मारने दौड़ेंगे, वो क्या करेगा? भाग के दूसरे गांव में छिप जाएगा। दूसरे गांव वालों को भी पता है कि भैया इसने क्या करा है, इसके पीछे तो लोग हैं, छोड़ दो, हम इसे शरण नहीं देंगे, भगाओ इसको। वो लोग भी भगा देंगे। अब उसके पास क्या बचेगा? अंतिम रास्ता बचेगा कि पास में ही एक आर्मी का कैंटोनमेंट होता है, वहां पे जाके आर्मी के कैंटोनमेंट में छुप जाएगा। अब ये देखिए भाई, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके सामने बेचारे वेवर्स क्या करेंगे? वेवर्स के पास क्या है? लाठी डंडे वगैरह हैं, और आर्मी के पास क्या है? वेपन्स हैं। तो उस टाइम जब वेवर्स आते हैं, फिर भी वेवर्स आते हैं कि भैया छोड़ना नहीं है, इसने बहुत परेशान कर लिया, इसको तो मारना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ, इसने तो परेशान इतना कर लिया। तो वो लोग जब जाएंगे रिवोल्ट उसको मारने जाएंगे, तो आर्मी और वीवर्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें 11 जो थे वीवर्स, उनकी डेथ हो जाएगी, बाकी वापस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब हम इसमें से क्या कह सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं कि पूरे यूरोप में क्या हो रहे हैं? रिवोल्ट हो रहे हैं। एक ही जगह नहीं हो रहा, पूरे यूरोप में रिवोल्ट हो रहे हैं। 1840 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में रिवॉल्यूशन होगा किसका? लिबरल्स का। द रिवॉल्यूशंस वाज लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास हु कंबाइंड देयर डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। अब क्या कर दिया मिडिल क्लास ने? वही एजुकेटेड मिडिल क्लास ने दो डिमांड करने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन भी, कि भैया हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए और हमारा क्या भी चाहिए? एक नेशन स्टेट चाहिए, हमारा एक राज्य, हमारा एक देश चाहिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऑन 18 मई 1848 मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन and elected 1831 representative who took their places in the Frankfurt Parliament, convened the church St. Paul and drafted a constitution of German nation। और वहां पे क्या बना लेंगे? जर्मन नेशन में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। It was opposed by the King of Prussia and also lost its social basis. No rights were given to the workers and the women। बेसिकली होता है क्या है कि स्टोरी बताता हूं। जर्मन नेशन में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, जर्मन जो नेशन था, उन्हें क्या चाहिए कि हमें हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए। बट वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मिडिल क्लास जो एजुकेटेड क्लास ही, और प्रूशिया के राजा के पास जाएंगे, भैया ये पकड़ो कॉन्स्टिट्यूशन। राजा को बोलेंगे हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। राजा ने कहा निकलो यहां से पहली फुर्सत में, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। बट यहां पे मिडिल क्लास एक गलती कर देती है, क्या? कि जब मिडिल क्लास अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उसके बाद वो किसका? वीवर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, उनका सपोर्ट छोड़ देगी कि हम इन्हें राइट नहीं देंगे, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, राजा तो अब हमें राइट दे देगा। बट जैसे ही वो जाएंगे राजा के पास, राजा ने कहा निकलो, भागो यहां से, यहां नहीं मिलेगा कोई राइट वाइट, ना कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। उनको मारेगा, थपड़ाएगा और भगा देगा वहां से। तो अब फिर से क्या हो गया? जो जर्मनी का यूनिफिकेशन देखने को मिलेगा, जब हम देखेंगे कि कैसे जो लोग मिडिल क्लास के लोग वहां से पिट के आते हैं, कैसे वो आपके ऑस्ट्रिया के राजा के पास जाएंगे, जंकर्स के पास जाएंगे और उनसे मदद लेंगे। It forced the autocratic monarchies to introduce some changes, serfdom and bonded labor was abolished। जब ये रिवॉल्यूशन हो रहे थे लिबरल्स थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया था भैया अब क्या है, इन लिबरल्स को रोका नहीं जा सकता, ये तो रिवोल्ट करेंगे इसी तरह से। तो अब क्या करें? उन्होंने क्या करा? सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर्स को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया, कि अब जो है अबॉलिश लेबर या सर्फडॉम नहीं होंगे। साथ के साथ हंगेरियंस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। हंगेरियंस को क्या दे दी? और ज्यादा ऑटोनॉमी देगी। ठीक है कि हंगेरियंस जो है उन्हें ऑटोनॉमी दे दी कि ठीक है आप अब अपना एक कंट्री बना दीजिए। कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड द इटली, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि हर साल भैया इसमें से 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 सेट में तो कंपलसरी है मिलता। जैसे इसी बार 2024 वाले जो आपका उसमें एसएसटी के पेपर में दोनों क्वेश्चन मिले, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एज वेल एज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बट और में करके दे रखे थे। तो उसी तरह कहीं ना कहीं हमें इसके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप लोग देखिए कि हाउ द बाय द कंपैरिजन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हम कितनी जल्दी इन दोनों को समझते हैं। देखो, एक है आपकी जर्मनी, ठीक है, दूसरा क्या है? इटली, ठीक है। दोनों को इस तरह से समझिए, जर्मनी और इटली। जर्मनी को जो श्रेय दिया जाता है किस चीज के लिए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने किया है? इट वॉज यूनिफाइड बाय ओटो वन बिस्मार्क। किसने किया है? ओटो वन बिस्मार्क ने। और वहीं अगर हम इटली का देखें तो इट वॉज यूनिफाइड बाय कैवियर। कैवियर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गए दोनों के। ये किसने किए? ओटोमन बिस्मार्क ने। वो किसने करी है? कैवियर ने। सेकंड पॉइंट, जर्मनी ने क्या करे हैं? 3 वॉर्स इन 7 ईयर, 7 साल तक कंटिन्यू युद्ध लड़ता रहा। 3 वॉर हुए और वो भी 7 साल तक। और इटली ने कोई वॉर ही नहीं करा, नो वॉर, ठीक है। उसके बाद अब जो ये 3 वॉर किस किस के साथ हुआ? 3 कंट्रीज के खिलाफ। किसकी? कौन कौन सी कंट्री? जर्मनी है। इसके फेवर में कौन है? इसके फेवर में हमें देखने को मिलेगा आपका प्रूशिया, ठीक है। प्रूशिया के अगेंस्ट कौन कौन से होंगे? आपका ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। ये 3 है। इनके क्या है? इन तीनों के खिलाफ क्या होता है? वॉर देखने को मिलता है। इधर कोई वॉर है ही नहीं। हमें जो देखा, आफ्टर द वॉर द जर्मनी वॉज यूनिफाइड। जर्मनी क्या हो जाएगी? यूनिफाइड हो जाएगी। और यूनिफाइड होने के बाद जो फर्स्ट जो वो बनेगा एम्परर, दैट वॉज द केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट। इज दैट क्लियर? अब देखेंगे इटली। कैवियर देख लिया, कोई वॉर नहीं हुआ। अगर कोई वॉर नहीं हुआ तो इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? अगर हम देखें कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में यहां ऐसे हमें क्या दिखता है? इटली मिलता है। तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड 7 स्टेट। क्या कर दिया था? इटली को 3 पार्ट में और 7 राज्यों में बांटा गया था। क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वियना होती है उसके दौरान इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। अब उसी तरह 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो इसका यूनिफिकेशन भी 3 पार्ट में हुआ। फ्री कैसे होगा? सबसे पहला होता है आपका नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट वाज फ्रीड विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन जंकर्स। प्रूशियन जंकर्स हेल्प किसमें? टू फ्री नॉर्थर्न इटली। किसको? नॉर्दर्न इटली को, ठीक है। कौन? जो आपके प्रूशियन जंकर्स है। भैया अब नॉर्दर्न इटली क्या हो गई है? फ्री हो गई है। नाउ अब कैवियर कहां जाएगा? साउदर्न इटली पे। कहां जाएगा? साउदर्न। साउदर्न इटली कैसे होगी? साउदर्न इटली वॉज फ्रीड विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल। विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल्स। कॉमन पीपल की मदद से क्या कर दिया जाएगा? साउदर्न पार्ट को। अब जब नॉर्थ फ्री हो गया, साउथ फ्री हो गया, अब सेंटर वॉज जो पार्ट था इटली का वो किसके अंडर था? इट वॉज अंडर द पोप। जो क्या होते हैं? आपके चर्च के हेड मिलते हैं। पोप हिमसेल्फ फ्रीड द सेंट्रल पार्ट। वो छोड़ के भाग जाएगा। तो अब क्या हो गया? पूरा का पूरा इटली
जो वो क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। बट कैवियर ने यूनिफाइड तो किया था, हम लोगों ने तो क्या देखा था, गुसेपी मैजिनी को देखा था। तो कहीं ना कहीं गुसेपी मैजिनी ने यंग इटली जो बनाई थी उसने एक मेजर रोल प्ले करा था। कैसे, जब साउदर्न पार्ट में फ्री करने के लिए गए थे कैवियर ने, वहां पे जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने फ्री किया था, तो वहां पे एक उन्होंने एक वो बोला था ला पैट्रिया। ला पैट्रिया जो था, ला पैट्रिया सॉरी ला लिटियन जो वर्ड बोला उन्होंने, ला लिटियन का मतलब क्या था कि प्रिंसेस का नाम था। बट लोगों ने क्या समझा कि ये कहीं ना कहीं लाइटियन मतलब हमारा इटली, और उससे क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को कनेक्ट करा। तो दोनों चीजें मिलनी है क्या, हमारा एक तो रोमांटिसिज्म भी आया कि हमारा देश लोगों ने कनेक्ट करा, दूसरा हमारा देश डेवलप कैसे किया, जो यंग इटली डेवलप किया गया था उसकी मदद से उसने क्या किया, क्रिएट करा लोगों के सेंटिमेंट को कि क्या है भैया, कि हमारा देश है, हमारा नेशन है, हमें तो अब क्या चाहिए, फ्री चाहिए, हमें हमारा नेशन स्टेट चाहिए। तो इस तरह से जो इटली एंड जर्मनी वॉज यूनिफाइड, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। देखिए ओटोमन बिस्मार्क क्या करता है, प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी लुक इन द लीडरशिप मूवमेंट एंड नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 3 युद्ध होते हैं 7 ईयर में, प्रूशिया की विक्ट्री हो जाएगी एंड आफ्टर दैट यूनिफिकेशन ऑफ क्या होगा, जर्मनी। केसर विलियम फर्स्ट द प्रूशियन हेडेड द न्यू जर्मन एम्पायर। जर्मन जो आपका ये था, जो जर्मन रीजन है, ठीक है, जो जर्मन रीजन हमें देखने को मिल रहा है, अब इसके जो फर्स्ट एम्परर बने वो कौन बने, केसर विलियम फर्स्ट। कौन बन गए, केसर विलियम फर्स्ट बन गया। नेक्स्ट है इटली, कि हाउ द इटली वॉज यूनिफाइड। मैंने बताया था ना, देखोगे तो अगर ये ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक कि मुर्गे की टांग लटकी हुई है मेडिटेरियन सी में। अगर वर्ल्ड के मैप में मेडिटेरियन सी को देखें तो इसमें अगर हम देखें, मैं इसको रफ कर दूं तो इस तरह से कि एक मुर्गे की टांग अटक रही है, देखो मुर्गे का पंजा बना हुआ है नीचे की तरफ, मुर्गे की टांग अटक रही है, ठीक है, लटक रही है। तो उसी तरह इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। किसमें थी, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, ठीक है। सर्डिया परमेंट वॉज द रूल बाय द इटलियन प्रिंसली स्टेट। Italy was unified. The program was initiated by the Giuseppe Mazzini. गुसेपी मैजिनी का जो मैंने बताया था, गुसेपी मैजिनी ने पहले इनिशिएट किया था किसको, इटली को यूनिफाइड करने के लिए, बट वो फेल हो गया था। चीफ मिनिस्टर कैवियर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ गुसेपी गैब्रियल्टी। चीफ मिनिस्टर कैवियर ने क्या किया था, इसको गुसेपी गैब्रियल की मदद से इटली को यूनिफाइड किया था। इन 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the United King of Italy. Victor II Emmanuel वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा किसका, जो इटली का, आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, बहुत रेयरली है जो आपको इसमें स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखने को मिलेगा। अगर सीबीएसई को कहीं ना कहीं क्वेश्चन को फंसाना होगा तो तब आपको वो इटली और जर्मनी को ना देके ब्रिटेन को देगा। देखिए 3 पिक्चर्स मिल रही हैं, एक यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है, जब इंग्लैंड और जो आपका यहां पर है, इसको क्या कर लिया है, इसको आयरलैंड को एक साथ हो गए हैं। यहां पे सिर्फ इंग्लैंड है और यहां पे ग्रेट ब्रिटेन का क्या कहा गया है, जब वेल्स वगैरह, वेल्स इंग्लैंड वगैरह को एक साथ कंबाइन कर लिया। तो एक स्ट्रेंज केस है किसका, ब्रिटेन का, जो हमें देखने को मिलता है। इन 1866 इंग्लैंड एस्टैब्लिश एज अ नेशन स्टेट। कब, 1888। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। इंग्लिश पार्लियामेंट जो होता है वो क्या कर लेगा, मोनार्की सिस्टम की जो पावर है उसको सीज कर देगा एंड वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा। आज भी अगर हम देखें तो ब्रिटेन में आज भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिलते हैं, क्योंकि वहां पे मोनार्की भी हमें आज भी मिलते हैं, राजा या रानी। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड द फॉर्मेशन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो 1707 का जो क्या आया, एक्ट आया, उससे क्या बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया।
1801 Ireland was forcefully taken by the Britain after the failed revolution. ब्रिटेन को क्या कर लिया उन्होंने, आयरलैंड को क्या कर लिया अपने अंदर एक्वायर कर लिया। बेशक वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ बट द रिवॉल्यूशन वाज फेल्ड। A new British nation was founded through the propagation of dominant English culture. किससे कि अपना एक इंग्लिश कल्चर हमें डेवलप करना है। Visualizing the nation. What does it mean by the visualizing the nation? कि जब तक हम अपने नेशन को विजुलाइज नहीं करेंगे कि भैया ये हमारा देश है, ये हमारा झंडा है, ये हमारा सॉन्ग है, तब तक हमारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। जैसा रोमांटिसिज्म में देखने को मिला था, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक नेशन को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको जर्मेनिया एंड द मैरिनिया ये दो पिक्चर मिलेंगी कि ये क्या है विजुअलाइज की। जर्मेनिया बेसिकली किसके लिए है, जर्मनी के लिए, एंड मैरिनिया फॉर द फ्रांस। कि लोगों ने क्या करा, अपने आप को विजुअलाइज करा कि हमारे नेशन को क्या है, ये बिलोंग करती है। जस्ट लाइक कि हमारी इंडिया है, इंडिया की जो भारत माता की जो हमें पिक्चर मिलती है वो पूरे भारत पे देखने को मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में मिले, सिर्फ साउथ इंडिया में या सेवन सिस्टर में, पूरे भारत में ऊपर से नीचे तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है, क्या ऐसी कोई वो थी, क्या ऐसी कोई भारत माता थी पहले? नहीं थी, ऐसी कोई भारत माता थी नहीं। बट ये क्या करा, लोगों को यूनिफाइड करने के लिए एक पिक्चर बनाई गई, किसके द्वारा, बाय दी पेंटर्स। ठीक है, उसी तरह यहां पे भी पेंटर्स के द्वारा अलग अलग कंट्री के लिए दो पिक्चर बनाई गई। किस चीज की, जो कि फीमेल फिगर थी, जिसे क्या कहा जाता है, एलोगेरी कहा जाता है। एलोगोरी कहा जाता है कि फीमेल फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एक नेशन स्टेट को, कि हमारा एक नेशन स्टेट है। The female form that was chosen to personally the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation concrete form. भैया रियल लाइफ में कोई नहीं है, इसमें कोई भी रियल लाइफ में नहीं है, कोई फिगर नहीं मिलेगी इसमें हमें कि भैया कोई लेडी ऐसी है, नहीं। बट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है, चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है कि ये इन चीजों को कंबाइन करके हमें देखने को मिलेगी। द फ्रांस द एलोगरी वॉज क्रिश्चियनाइज्ड एज द मरीनी एंड द जर्मनी एज जर्मेनिया। ठीक है, मैंने बता दिया था मरीना फॉर द फ्रांस एंड जर्मेनिया फॉर द जर्मनी। देखिए अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक पिक्चर दिखेगी। यहां पे क्या है, एक ईगल का पिक्चर है। इट मींस कि ये क्या, प्रोटेक्शन है। साइड में चेन्स मिलेंगी आपको, इट मींस दे आर फ्रीड फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम। बैट शॉट मिल रही है, तलवार मिल रही है, इट मींस कि हमेशा क्या है, लड़ने के लिए वी आर रेडी टू फाइट। फ्लैग मिल रहा है, ठीक है, ऑलिव ऑयल्स मिलती हैं, दे ऑल आर क्या, सारा सबका क्या है, अपना एक मैसेज देती हैं, जिससे लोगों के अंदर क्या हो कि कनेक्टिविटी आए कि हमारे लिए हैं, हमारा नेशन है, हमारा देश है, और वो हम लोगों को क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है। हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड द इंपेरियलिज्म। कि भैया बहुत हो गया, नेशनलिज्म तो डेवलप हो गया, अब तो हमें क्या करना है, इंपेरियलिज्म डेवलप करना है। कि ठीक है, नेशन स्टेट बना लिया, देश बना लिया, जीडीपी सुधारनी है, अब कैसे सुधारें, बाय द डेवलपिंग ऑफ इंपेरियलिज्म। कि अब हमें क्या है, अपने अंदर इंपेरियलिज्म को डेवलप करना है। द बाल्कन्स कंप्राइज मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेर्ज़ेगोविना, सर्बिया, सर्बिया एंड द मोंटेग्रो। ये क्या है, ये क्या कहे जाते हैं, दीज वर द बाल्कन्स नेशन। ये दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों को मैप पे दिखाऊं, मैंने भी बताया था, इफ इट लुक द मेडिटेरियन सी एज द सेंटर पार्ट, ठीक है, सेंटर ले लिया हमने लोगों ने। इसके नीचे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हमें देखने को मिलेगा दैट वॉज द अफ्रीका। ठीक है, यहां पे स्पेन वगैरह ऐसे यूरोप, ठीक है, और यहां पे हमें मिलता है रशिया। ठीक है,
और अगर अब मैं बात कर रहा हूं आपकी बाल्कन्स नेशन की, तो उस टाइम पे जो यूरोप था, ठीक है, जो आपका ये यूरोप था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू द एम्पायर्स, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये आपका फ्रांस हो गया, ये आपका वो क्या प्रूशिया हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये हैंसबर्ग हो गया, और ये आपका रशियन एम्पायर हो गया। और इस हैंसबर्ग के साइड भी आपका इटली वगैरह है। हैंसबर्ग तक क्या आता था, यहां पे हमें देखने को मिलता है दैट वाज द ओटोमन एम्पायर, ठीक है। ये क्या है, ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर के पार्ट थे आपको, जैसे ग्रीस, हमें ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ तो ग्रीक ऑल्सो वाज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। उसी तरह यहां पे छोटे छोटे क्या मिलते हैं हमें, नेशंस मिलते हैं, ठीक है। यहां पे छोटे छोटे हमें नेशन मिलते हैं। अब ये नेशन क्या चाह रहे थे कि भैया हम किसके पार्ट थे, हम तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध एम्पायर के पार्ट थे जिसे रोमन एम्पायर कहा जाता है, और हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा है, ओटोमन एम्पायर कर रहा है। जो कि छोटे छोटे राज्य थे जो हमारे एम्पायर के, जो हमारी जो रोमन एम्पायर के सामने नहीं थे, वो आज क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना नेशन स्टेट बना लिया है। तो हमें भी क्या चाहिए, हमें हमारा एक देश चाहिए, हमें भी फ्री होना है। तो ये तो क्या चाह रहे थे, दे वॉन्ट अ फ्रीडम फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, बट उसी टाइम पे जो यूरोपियन नेशन स्टेट थे, दे सीक द कंडीशन, और उन्होंने क्या करा, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया इन नेशन स्टेट्स में, बाल्कन नेशन में। कैसे, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना। अब हमारा सपोर्ट कौन करता है ज्यादा, रशिया करता है। पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना भी करता है, एज वेल एज आपको अमेरिका भी देखने को मिलेगा। तो भैया सबके अपने अपने दोस्त होते हैं, उसी तरह इनके भी क्या थे, अपने अपने दोस्त थे। कौन, जो यूरोप में थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बना रखी थी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टेंशन क्रिएट होगी उनके बीच में, किस चीज के लिए, कि भैया मुझे मेरा देश चाहिए। अब क्या करेंगे, देश तो चाहिए, बट टेंशन जो रिक्रिएट करने का कारण क्या होगा, कि जो ये अपना देश बना चुके हैं वो यहां पे क्या चाहेंगे, अपना स्वयं प्रभुत्व जमाना चाहेंगे, कि ये रीजन अब हमारे अंडर आ जाए, हमारे क्या हो जाए, हमारे अंडर आ जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, हमारे अंडर आ जाए। कि ये जो बाल्कन्स नेशन है ना, जो बाल्कन्स नेशन हमें देखने को मिल रहा है, इस बाल्कन्स नेशन में ये यूरोपियन कंट्रीज घुसना चाह रहे थे कि हमें हमारी एक कॉलोनी बना लिया जाए, हमें हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ करने हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉलोनीज बनाएंगी। जब एक देश अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दूसरे नेशन स्टेट, दूसरे कंट्री की बाउंड्रीज में घुसना स्टार्ट कर देगा और उन्हें अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देगा, नाउ वी आर सेइंग दैट वाज द इंपेरियलिज्म, दे कन्वर्ट फ्रॉम नेशनलिज्म टू द इंपेरियलिज्म। कि अब नेशनलिज्म नहीं है, अब इंपेरियलिज्म हो गया है, जीडीपी ग्रोथ करनी है अपनी, ठीक है, कि अब हमें क्या, अपनी जीडीपी बढ़ानी है। The Balkans was a region geographically and ethnic varieties of under the control of Ottoman Empire। बहुत ज्यादा क्या था यहाँ पे, एथनिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। The idea of romantic nationalism made this region very explosive। रोमांटिक नेशनलिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया, कि हम तो किसके पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, हमारा तो पुराना कल्चर है, पुराना इतिहास है भैया, हमें तो वहां वापस अपना एक वो बनाना है एम्पायर। बट वहां पे कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म आया और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से आया। द बाल्कन स्टेट्स वर fiercely jealous to each other and each hope to gain more territory at expense of each other। कि भैया बल्गेरिया इधर घुसना चाह रहा है, साइबेरिया इधर घुसना चाह रहा है, मैकेडोनिया इधर जा रहा है, अल्बेनिया इधर जा रहा है, ग्रीस यहाँ जा रहा है, टर्की यहाँ, सब अपने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कि हमारा इतना राज्य है, हमें इतना राज्य चाहिए, और यहां से ही टेंशन स्टार्ट हो जाएगी क्रिएट होने। यूरोपियन पावर्स वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एरिया। मैंने कहा ना, जो यूरोपियन है वो बहुत तेज है,
वो क्या चाह रहे थे कि इनमें टेंशन क्रिएट होए और झट से अंदर घुस जाएं और अपने कंट्रोल में इनको कर लें। किस चीज के लिए? अपनी जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए। This led to the series of war in the region and the finally result the First World War। और यहाँ पे क्या मिलेगी? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली वॉर मिलेंगे और लेटर ऑन बाद में जाके इसकी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो दैट वाज द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हाउ द नेशनलिज्म वाज डेवलप। हम लोगों ने देखा कि नेशन स्टेट डेवलप हुए, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जर्मनी बनी, इटली बना, फ्रांस बना, ठीक है, अब एलोगेरी मिला, और लास्ट में इंपीरियलिज्म, हाउ द टेंशंस वर क्रिएट इनटू द बाल्कन नेशन। सो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। इसमें इतना ही था, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हम लोगों ने आप लोग के डाउट ग्रुप्स बना रखे हैं, जो कि सैटरडे संडेज आपको डाउट क्लासेस मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उनका जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। थैंक यू।